नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस क्लास में, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है कि पुस्तक का बहुवचन क्या है। पुस्तक का बहुवचन क्या है? पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तकों या पुस्तक। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकें। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बिंदु एक होना चाहिए, पुस्तकें नहीं होगा, पुस्तकें होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हो, शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहां पर अव्ययी भाव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, और अव्ययी भाव में ही होता है उपसर्ग जिसमें लगा हो, जैसे यथासंभव, यथाशक्ति, यहाँ पर भी क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। तो शब्द की पुनरावृत्ति हो या उपसर्ग से बना हो तो वहां पर अव्ययी भाव होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि राम कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो राम कौन सी संज्ञा हो जाएगा? तो राम एक व्यक्ति विशेष का नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है कि पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना, तो पढ़ना ये कर्म का भाव प्रकट करता है। पढ़ना क्रिया है लेकिन इसके साथ एक कर्म का भाव प्रकट होता है। जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ता है तो इसके साथ देखिए एक भाव आता है पुस्तक का, कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो यह क्या हो जाएगा? यह सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन यहीं पर होता राम सोता है, तो सोते के साथ आप कौन सा कर्म लगा सकते हैं? तो वहां पर कोई भी कर्म नहीं लगेगा। लेकिन राम पढ़ता है तो इससे एक जवाब मिलता है, जैसे राम क्या पढ़ता है, तो जवाब मिलता है कि राम यह पुस्तक या यह चीज पढ़ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? यह सकर्मक क्रिया होगी। क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया, क्योंकि पढ़ने के साथ पुस्तक यहाँ पर आ सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह सकर्मक होगा। लेकिन अकर्मक में राम सोता है, राम क्या सोता है, वहां पर कोई कर्म नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। तो पढ़ना क्या है? राम क्या पढ़ता है, तो यह सकर्मक हो जाएगा कि कुछ पढ़ रहा है राम, जवाब आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमें अकर्मक सकर्मक पता करना है। अगला प्रश्न है कि जो पढ़ता है वही पास होता है में जो क्या है? तो जो पढ़ता है वही पास होता है प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो जो इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, सो, ये किसमें आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है तेज का पर्यायवाची है। तेज का पर्यायवाची मंद, तीव्र, धीमा या कम। तो तेज, तेज देखिए मंद, धीमा और कम, ये शब्द धीमा यानी कम, कम के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन तेज का क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तेज का पर्यायवाची क्या होगा? तीव्र होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा में कौन सी संधि है। महात्मा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यड़ संधि। तो महात्मा का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। तो यहाँ पर आ और यहाँ पर आ दोनों मिलकर आ बनाते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? यह दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि है तो यह क्या हो जाएगा? स्वर संधि है, कि स्वर संधि में भी कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? कंगन पहनना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आईना देखना या सुंदर होना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का पर्यायवाची खग, मीन, अर्णव या तनुज। तो पक्षी को हम क्या कहते हैं? मीन किसे कहते हैं? मछली को कहते हैं।
अरडव किसे कहते हैं? अरडव शायद किसका होता है? समुद्र का होता है क्या? और खग हम पक्षी को कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। दांत खट्टे करना, दांत साफ करना, पराजित करना, ठंड लगना या खट्टा होना। तो दांत खट्टे करना यानी क्या हो जाएगा? पराजित करना। दांत खट्टे करना यानी पराजित करना। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची निशाकर, दिनकर, सुधाकर या राकेश। तो क्या हो जाएगा? दिनकर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राम ने सीता को फूल दिया में को का प्रयोग किस कारक में है? कर्ता, कर्म, संप्रदान या अपादान। तो यहाँ पर जो को का प्रयोग होता है, राम ने सीता को फूल दिया यानी देने के सेंस में, जब किसी चीज़ को किसी को दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान होता है। प्रदान से याद रखेंगे कि देने के सेंस में होता है। कोई चीज़ किसी को दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्तृवाच्य का सही उदाहरण कौन सा है? कर्तृवाच्य का सही उदाहरण, राम से पत्र लिखा गया, राम पत्र लिखता है, पत्र लिखा जा रहा है, पत्र लिखा गया। तो कर्तृवाच्य देखिए, जब क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदलता है, कर्ता पर निर्भर करता है, तो वह कर्तृवाच्य होता है। लेकिन जब क्रिया का लिंग और वचन कर्म पर डिपेंड करता है, कर्म के अनुसार बदलता है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य की बात करें तो भाववाच्य में याद रखेंगे न तो क्रिया पर न ही कर्म पर निर्भर करता है। भाववाच्य में सदैव क्रिया पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है और अकर्मक होती है। क्या होती है? पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है और अकर्मक होती है। ये भाववाच्य में होता है, ध्यान रखेंगे। तो कर्तृवाच्य पूछा है यानी क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदलेगा। तो राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब यही चीज होता कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है तो वहां पर कर्मवाच्य होता। तो ध्यान रखेंगे, राम पत्र लिखता है क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो लिखता है यह क्रिया कर्ता के अनुसार है। लेकिन यहीं पर अगर होता कि राधा पत्र लिखती है तो यहाँ पर लिखती है ती हो जाती, तो यहाँ पर लिंग बदल जाता। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन य, र, ल या फिर व को। तो जब ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा दोनों जीभ के बगल से निकलती है तो वहां पर पार्श्विक व्यंजन, उसे ल कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल है पार्श्विक। और र को क्या कहते हैं? र को प्रकंपित कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो क्या हो जाएगा? तो राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक। अगला प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, भय, उत्साह या विस्मय। तो वीरता की कहानी या कोई कविता पढ़ते समय जो उत्साह हो जाता है, अंदर उत्साहित हो जाता है, तो उत्साह इसका क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है कि वह कुत्ता मेरा है में वह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। तो वह कुत्ता, देखिए जब किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम प्रयुक्त हो, किसी संज्ञा के पहले कोई विशेषण वहां पर लगता है तो वहां पर उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वह कुत्ता यानी क्या हो जाएगा? यह सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई संज्ञा के पहले लगे तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। अगला प्रश्न है कि संज्ञा के मूलतः कितने भेद माने जाते हैं? तो कई बार हम कर चुके हैं, संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। लेकिन केवल संज्ञा पूछे, मुख्यतः न पूछे, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? 5 लगाना है। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद उत् प्लस श्वास, उच्च प्लस वास, उच्च प्लस श्वास, उत् प्लस वास। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत् प्लस श्वास। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत् प्लस श्वास उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, उत् प्लस श्वास। अगला प्रश्न है कि तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा शब्द है? तद्धित प्रत्यय का उदाहरण लुटेरा, मौसेरा, चढ़ावा या दिखावा। देखिए जब कोई
प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगता है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ कोई प्रत्यय लगता है तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लुटेरा देखिए क्या है, लुटेरा, लूटना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया के साथ तद्धित प्रत्यय नहीं होगा। चढ़ाना क्रिया के साथ, दिखाना ये भी क्रिया के साथ, तो क्रिया के साथ जो लगता है उसे हम तद्धित प्रत्यय नहीं कहेंगे। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगेगा प्रत्यय उसे हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो मौसेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, अरण्य, अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विपिन, बापू, रश्मि, विकट। तो विपिन भी किसे कहते हैं, विपिन भी जंगल का पर्यायवाची होता है, अरण्य, विपिन। अगला प्रश्न है कि तरड़ी, तरड़ी शब्द का युग्म अर्थ क्या है। इसे भी हम कई बार कर चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है और कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जो छोटी ई की तरड़ी है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सूर्य कहते हैं। जो छोटी ई की तरड़ी है उसे हम सूर्य कहते हैं, और बड़ी ई को क्या कहते हैं, नाव कहते हैं। तो पहले सूर्य आएगा बाद में नाव, तो सूर्य, नाव। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रति उत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है। प्रति उत्पन्नमति, तो उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। तो प्रत्युत्पन्नमति में क्या उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग लगा है यहाँ पर, प्रति प्लस उत्पन्नमति, तो प्रति यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति। अगला प्रश्न है कि विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है। विस्मय किस रस का अस्थाई भाव है, विभत्स, हास्य, अद्भुत या रौद्र। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। हास्य, हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने देखा था कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, यानी जिसमें कर्म होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अकर्मक कहेंगे, सकर्मक कहेंगे, द्विकर्मक कहेंगे या प्रेरणार्थक कहेंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक कहते हैं। जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिसमें कर्म हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न है कि समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्यों को प्राप्त करना। तो समुद्र मंथन करना यानी कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन किसका है। वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है, भामह, भम्मट, विश्वनाथ या भरत मुनि का। तो यह विश्वनाथ का कथन है। किसका कथन है, आचार्य विश्वनाथ का। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ज्योत्सना का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। ज्योत्सना यहाँ पर लिखा गया है, उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ज्योत्सना में त और आधा स होता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ज्योत्सना लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर में कौन सा अलंकार है। तो सम, सा, सम, समान, ये सब किस में आता है, रूपक में, उपमा में, उत्प्रेक्षा में या अनुप्रास में। ये सभी तुलना यानी उसके जैसा, ये उपमा अलंकार में आता है। सा, सी, सम तो उपमा अलंकार में आता है। अनुप्रास में क्या आता है, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। अगला प्रश्न है कि भाववाच्य वाला वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर आपको भाववाच्य वाला वाक्य बताना है। तो अभी हमने देखा था कि भाववाच्य में ध्यान रख लेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है और अकर्मक होती है। तो इसमें क्या होता है, भाववाच्य में असमर्थता होती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है कर्तरीवाच्य हो जाएगा। सीता गाना गाती है, तो यहाँ पर देखिए सीता के अनुसार क्रिया हो गई, तो गाती है यानी ये भी कर्तरीवाच्य हो जाएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है,
मुझसे चला नहीं जाता। असमर्थता जहाँ पर भी होता है वहाँ पर भाववाच्य होता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अत्याधुनिक में कौन सी संधि है, तो ये आपको कमेंट कर कर बताना है। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था कि अत्याधुनिक में कौन सी संधि है, कमेंट कर कर ज़रूर बताएंगे और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।